अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, सिडनी सिक्सर के कैप्टन हेनरिक्स कहते हैं कि बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान वो जो रन ना लेने वाला मामला हुआ था उसमें से निकलने में बाबर आजम को 2 दिन लग गए हैं। 2 दिन लग गए हैं। जी हाँ, इसको आप पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर का डिफरेंस बताएं या फिर बाबर आजम के साथ शायद क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट फील्ड के अंदर शायद ऐसा पहली दफा हुआ कि बाबर आजम ने रन कॉल किया और सामने जो दूसरी तरफ बल्लेबाज था उसने बाबर आजम को इशारा किया कि भाई आप खेलें। तो इस सारे मैटर के ऊपर हेनरिक्स ने एक तफसील में बताया और यह भी बताया कि जो सिडनी सिक्सर के कोच हैं उन्होंने इस सारे मैटर के अंदर क्या किरदार अदा किया और किस तरह बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान मामला जो थे उनको सॉल्व किया, ये भी आपको बताएंगे। और मैं आज पूरे सोशल मीडिया पर यह चीज देख रहा हूं, एक तरफ तो हारिस रऊफ पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, यह खबर सामने आ रही है, और दूसरी तरफ बहुत से लोग अब ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम के स्टैट्स देखने के बाद, बिग बैश लीग के अंदर बाबर आजम के स्टैट्स देखने के बाद बाबर आजम का बल्ला रन्स नहीं कर रहा। ये सारे मामला देखने के बाद एक नई बहस चल पड़ी है कि क्या बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। इसके ऊपर हम बाकी उन प्लेयर्स का भी कंपैरिजन करेंगे जो पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा हैं लेकिन इस वक्त डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, उनके स्ट्राइक रेट्स क्या हैं, उनकी विकेट्स क्या हैं, और उन लोगों के ऊपर भी बात करेंगे कि जो लीग्स तो खेल रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं लेकिन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो सारा जो कटा छटा है ना वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आएगा तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बाबर आजम से। दोस्तों बाबर आजम ने कुल मिलाकर आपको बताते चलें कि बिग बैश लीग के अंदर जो उन्होंने बल्लेबाजी की है, कुल मिलाकर 11 मैच उन्होंने खेले हैं, 11 दफा जो है उन्होंने बल्लेबाजी की है और बाबर आजम ने 250 की हैं, 250 की हैं यानी कि 58 रन उन्होंने किए हैं। और दोनों में आपको एक और चीज बताता चलूं, उस तरह की 50 नहीं की जिस तरह 42 बॉल्स के ऊपर स्टीव स्मिथ ने 100 किया। तो T20 के अंदर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। प्लेयर्स, आपके जो फैंस होते हैं वो आपसे डिमांड कर रहे होते हैं अग्रेसिव बल्लेबाजी के, भाई आपका अग्रेसिव शॉट्स निकले। तो बाबर आजम की तरफ से जो है इस तरह की बल्लेबाजी जो है वो सामने नहीं आ सकी, जिसकी वजह से बहुत से लोग अब बाबर आजम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि इनको T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपको बताते चलें कि आज बाबर आजम जो थे वो स्टंप हो गए, 0 के ऊपर जो है आज बाबर आजम आउट हुए। बल्कि मैं मीडिया पर एक बाबर आजम के फैन थे, वो ये बात कर रहे थे कि आज क्यों ना बाबर आजम जो है वो यानी कि सबसे कम तरीन बॉल्स के ऊपर जो है 100 करेंगे। तो नीचे लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने मुल्क के टैलेंट का अगर मजाक इस तरह बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी। तो बहरहाल अगर मैं बाबर आजम का जरा स्टीव स्मिथ के साथ कंपैरिजन करूं तो अभी तक 11 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम ने 202 रन की हैं, जिसके अंदर 103 का स्ट्राइक रेट है और एवरेज 22 की है। जबकि स्टीव स्मिथ जो कि अभी एशेज खेल कर आए हैं और 4 इनिंग्स उन्होंने खेली और 210 रन हैं। स्ट्राइक रेट 172 का है स्टीव स्मिथ का और एवरेज 70 की है। तो अब दोनों का कंपैरिजन आप कर लें और मजे की बात है कि अगर हम बाबर आजम को क्लासी प्लेयर कहते हैं तो दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ जो है वो भी जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वनडे खेलते हैं तो उनकी शॉट्स भी क्लासी होती हैं, ये आपको मैं बता दूं। लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन कल्चर का डिफरेंस है, वहां पर क्रिकेट बाउंसी पिचेस होती हैं और स्टीव स्मिथ जो है वो बाउंसी बॉल्स और तेज खेलने का जो है वहां पर एक कल्चर है। पाकिस्तान के अंदर पहले जो विकेट थी वो पार्टी होती थी और आजकल जो है वो स्पिन फ्रेंडली बनाई जा रही हैं कि जो स्पिनर्स हैं उनको ज्यादा जो है वो फरोग मिले। लेकिन अभी मैं थोड़ा बाकी प्लेयर्स का भी कंपैरिजन कर देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि सिर्फ बाबर आजम के ऊपर सवाल होना चाहिए, बाकियों के ऊपर भी होना चाहिए। दोस्तों फहीम अशरफ की अगर हम बात करें तो रंगपुर राइडर बिग बैश लीग BPL के अंदर वो खेले हैं, 6 मैचेस इन्होंने अभी तक खेले हैं, 14 इनकी विकेटें हैं, 7.63 की जो है वो इकॉनमी है फहीम अशरफ की। बल्कि आज मैं आपको बताता चलूं क्रिस वॉक्स को उन्होंने एक पूरा ओवर जो था वो डिफीट करवाया, लास्ट बॉल के ऊपर जाकर जो है फहीम अशरफ को छक्का पड़ गया और मैच जो था वो हाथ से निकल गया रंगपुर राइडर्स के। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि डेथ ओवर के अंदर अगर रन चाहिए हो तो फहीम अशरफ अगर आज ये 6 रन लास्ट बॉल के ऊपर अगर डिफेंड कर जाते तो मेरे ख्याल से सलमान अली आका के जो कंधे थे ना वो खड़े हो जाते कि भाई मैंने तो डेथ ओवर द बॉलर मिल गया। तो अब आज फहीम अशरफ जो है लास्ट बॉल के ऊपर को जो है क्रिस वोक्स ने जो है
वो छक्का खड़काया। उसके बाद अगर हम जरा सैम अयूब के ऊपर आ जाए, सैम अयूब ने अभी तक 4 इनिंग्स, आपको बताते चले 4 इनिंग्स के अंदर बल्लेबाजी की है, 68 रन है, 117 का स्ट्राइक रेट है, 117 का स्ट्राइक रेट है सैम अयूब का। बाबर आजम का 102 का, सैम अयूब का 117 का। दूसरी तरफ साहबजादा फरहान की तरफ आ जाएं, 7 मैच इन्होंने खेले हैं और 129 रन किए हैं, 122 का स्ट्राइक रेट है साहबजादा फरहान का। साहबजादा फरहान की तरफ से भी जो है वो उस तरह की बल्लेबाजी जो है वो सामने नहीं आ रही जिस तरह पाकिस्तानी फैन जो हैं वो साहबजादा फरहान से तवक्को कर रहे हैं। तो अगर मैं उसके बाद बात करूं मोहम्मद नवाज की, तो मोहम्मद नवाज ने दोस्तों अभी तक 8 इनिंग्स के अंदर जो है उन्होंने बल्लेबाजी की है, 89 इन्होंने रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट 127 का है। इन्होंने अभी तक 4 मैचेस के अंदर इन्होंने बल्लेबाजी की है, 36 रन है, 97 का स्ट्राइक रेट है मोहम्मद नवाज का। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं मोहम्मद नवाज की, तो 4 मैचेस के अंदर इन्होंने बॉलिंग की है, 3 विकेटें इन्होंने ली हैं और इकॉनमी इनकी 7.80 की है। तो अब आप अंदाजा लगा लें सुफियान मुकीम, जिनके ऊपर ये अभी बात की जा रही है कि ये शायद स्क्वाड का हिस्सा ना हो, इनको रिजर्व में रखा जाए। तो आपको बताता चलूं 3 मैच इन्होंने खेले हैं, 3 विकेटें ली हैं, 4.3 की इकॉनमी है, 4.3 की इकॉनमी है सुफियान मुकीम की। और फखर जमान जिन्होंने अभी ILT T20 खेला है और बड़ा बुरा सीजन गया है, सिर्फ जो सेकंड लास्ट मैच था उसके अंदर उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, लेकिन वहां पर जो आंद्रे रसल थे उन्होंने 100 भी किया। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं 12 इनिंग्स खेली हैं फखर जमान ने ILT T20 की, जिसके अंदर 260 रन बनाए हैं, 21 की एवरेज है, 124 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन मैं फिर भी ये चांस रखूंगा कि फखर चल जाए तो भाई पूरा मैच साइड पे कर देता है, फखर चल जाए तो पूरा मैच साइड पे कर देता है। ये उसकी क्वालिटी है और इस क्वालिटी को मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी फैन, इवन के माइक हसन साहब या पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी भी बैठी हो ना, तो वो इस बात को नहीं छुटला सकती कि अगर फखर का बल्ला चल जाए तो भाई पूरा मैच साइड पर और हो जाता है। लेकिन अब देखना है कि इस सारे मैटर के ऊपर बाबर आजम के नंबर पर फखर भी खेलते हैं, सलमान अली आगा भी खेलते हैं, तो दोनों में से जो है किसको कंपनसेट किया जाएगा। बहरहाल उसके अलावा अगर हम उस्मान तारिक की बात करें तो बिग बैश BPL के अंदर इन्होंने अभी तक 2 मैच खेले हैं, 5 विकेटें ली हैं, 6.62 की इकॉनमी है और कहा जा रहा है कि ये बंदा प्रॉबल यानी कि रिजर्व के अंदर है, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उसके बाद नसीम शाह की अगर हम बात करें तो डेजर्ट वाइपर के अंदर इन्होंने 8 मैच खेले हैं और 8 मैच के अंदर ILT T20 के अंदर 8 मैच के अंदर 12 विकेटें ली हैं और 6.97 की इकॉनमी है और मोस्ट प्रॉबली कहा जा रहा है कि ये स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके बाद सलमान मिर्जा की बात करें तो BPL के अंदर इन्होंने 3 मैच खेलेंगे, 3 विकेट्स ली हैं, 8.40 की इकॉनमी है। उसके बाद हारिस रऊफ के ऊपर सवाल आ रहा है कि भाई इनको माइक हसन चाहते हैं कि ये स्क्वाड का हिस्सा ना हो, स्क्वाड का हिस्सा ना हो हारिस रऊफ, और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद ये स्क्वाड में से नहीं है। और मैं देख रहा था जहां पर ये पूरी स्टेटमेंट थी वहां पर बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि भाई इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं थोड़ी सी आपको अगर स्टैट बता दूं, मेलबर्न स्ट्राइकर की तरफ से 10 इनिंग्स में इन्होंने बल्लेबाजी की है, 18 विकेटें हैं इनकी और 7.96 की इकॉनमी है हारिस रऊफ की। इस वक्त बिग बैश लीग के अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन बॉलर है वो हारिस रऊफ है। अच्छा मैं यहां पर एक और चीज आपको बताता चलूं कि हारिस रऊफ ब्रांड ही बिग बैश लीग का है। हारिस रऊफ की सबसे पहले पहचान बिग बैश लीग के अंदर हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट ने हारिस रऊफ को अपनाया था। तो अब बहुत से लोग इस वक्त हारिस रऊफ के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई इनको जो है T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो श्रीलंकन पिचेस हैं वो टोटली डिफरेंट है, वो टोटली डिफरेंट है। वहां पर स्पिनर्स को ज्यादा ग्रिप मिलता है एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स। अब देखना है कि आप सलमान मिर्जा को भी लेकर जा रहे हैं, आप शाहीन को भी लेकर जा रहे हैं, आप नसीम को भी लेकर जा रहे हैं, आप फहीम को भी लेकर जा रहे हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या हारिस रऊफ को अगर आप रखते हैं तो आपको यह देखना है कि हारिस रऊफ वहां पर आपको ज्यादा बेटर है कि नसीम शाह। तो अब देखना है। बहरहाल अभी ये बातें हैं, मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि हारिस जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको परफॉर्मेंस बताऊं तो बड़ी आउटक्लास किस्म की परफॉर्मेंस है। अगर आप सिर्फ T20 स्टैट्स के ऊपर, लीग्स के ऊपर अगर आप बात करें तो भाई हमने BPL के ऊपर फहीम अशरफ को 2025 के अंदर स्क्वाड का हिस्सा बनाया था और लोग ऐसे हाथ रखकर बैठे हुए थे कि फहीम अशरफ राणा जी का पूरे स्क्वाड में कहीं नाम नहीं था, किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था। आपने BPL की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है खुशदिल शाह और फहीम अशरफ दोनों को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया था। तो ये चीजें जो है, मैं सिर्फ स्टैट्स की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि हारिस रऊफ जो है वो श्रीलंका में फ्लॉप होंगे, वहां पे रन्स करेंगे, इसकी मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्टैट्स डिस्कस कर रहा हूं।
उसके बाद जमान खान के ऊपर राशिद लतीफ साहब कहते हैं जिस तरह कि उन्होंने पिछले कुछ मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस दी है और डेथ ओवर भी उन्होंने डिफेंड किया है, तो उसके ऊपर कहते हैं कि जमान खान की जो परफॉर्मेंस है एक्सपोज कर रही है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को। जी हाँ, जहां पर आपको बताना चलूं जमान खान ने 3 मैच जो हैं अभी तक ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेले हैं। शाहीन अफरीदी को इन्होंने रिप्लेस किया। 3 मैचेस के अंदर इन्होंने अभी तक 2 विकेट्स लिए हैं और 8.20 की इकॉनमी है। 60 बॉल्स के ऊपर इनको 82 जो है वो रन हुए, 82 रन हुए जमान खान को। अब आप अंदाजा लगाएं कि जमान खान की परफॉर्मेंस के ऊपर राशिद लतीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी को एक्सपोज कर रही है। ये वही जमान खान है कि जिसकी तरफ शायद हमारी सिलेक्शन कमेटी देखती नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्रिस्बेन हीट को पता चला शाहीन अफरीदी जा रहे हैं, उन्होंने फौरन से जो है जमान खान को पिक किया और जमान खान वहां पर जो है कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, डेथ ओवर जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक दफा पाकिस्तान के अंदर भी डेथ ओवर के अंदर उन्होंने बड़ी जान मारी थी, लेकिन एट द एंड जो था मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था और मेरे ख्याल से वो इंडिया के अगेंस्ट था। तो बहरहाल ये दोस्तों खबरें हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लें सारे मैटर के ऊपर कि लोग कहते हैं बाबर आजम को नहीं होना चाहिए। अगर बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को अगर आप डिस्कस करते हैं या बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं तो मेरे भाई 117 का स्ट्राइक रेट जो है ना वो सिंपल इज दैट साइम अयूब का भी है, साहबजादा फरहान का 122 का भी है और 123 का फखर जमान का भी है। अब डिसाइड आपने करना है कि बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा हो या ना हो। और अगर आप अपने तमाम प्रीमियम बॉलर की इस वक्त T20 लीग्स के अंदर अगर आप उनके स्टैट्स देख लें तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ के स्टैट्स जो हैं वो फिर भी वजनी है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, हारिस रऊफ को स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस सारे मैटर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।